और इंदिरा मंच पर अब अगले मेहमान, तालियों से स्वागत करिए। और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं चिराग पासवान, और अब इस बार वो मोदी मंत्रिमंडल के हिस्सा बने हैं और मंच पर सीधे आइए और इंटरव्यू की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी और हमारे एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी। कमाल की भीड़ है और कमाल का उल्लास है। राहुल जी, लग नहीं रहा है कि चिराग जी के आने के बाद मुझे लगता है कि ये उल्लास जो है इतना बढ़ गया, सारे लोग सिर्फ सेल्फी लेना चाहते हैं, कोई बातचीत नहीं करना चाहता, सिर्फ उनको सेल्फी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें देश में अगर कोई सबसे चर्चित एलिजिबल बैचलर है तो वो चिराग पासवान है? तो हम लोग पहले नहीं सर, करना पड़ेगा ना सर, लोग पूछ रहे हैं ना, हम लोग क्या करें? पॉलिटिशियन मतलब अगर जनता पूछ रही तो सर बताना तो पड़ेगा ना सर कि भाई आप शादी कब कर रहे हैं, कौन है? बहुत बड़ा सवाल है सर, ये क्या करें हम लोग? ये देखिए कितने सारे लोग आपसे तस्वीरें खिंचाना चाह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं सर, आप देखो ना, खुद ही देखो। नहीं, तस्वीरें ठीक है, पर कोई ये नहीं पूछना चाहता कि मैं शादी कब कर रहा हूं। नहीं पूछना चाहता रहा है, लेकिन अब बेचारे संकोच के मारे नहीं पूछ पा रहे हैं। ले देखे इस सवाल के लिए घर पे मेरी माँ है जो मुझे दिन रात परेशान करती है, उनके सवालों से बचकर मैं यहाँ आता हूँ। अगर यहाँ भी वही सवाल आ जाए तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दरअसल क्या है कि मुझे याद है कि आपने जो पहली फिल्म की थी कंगना के साथ किया था, है ना, और पहली बार संसद में कंगना जी आई हैं, है ना, तो लोग हमसे भी बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं। खैर अब मैं कैसे पूछूं, सवाल है कि हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना, तो क्या कुछ है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है कुछ? अरे प्रभु हमारी पुरानी मित्र हैं, उन्हीं के साथ जो किया एक फिल्म वो उन्हीं के साथ की। बट यस, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट। सर जब चुनाव प्रचार भी चल रहा था, इस बात का यकीन मुझे तब भी था कि वो भी जीतेंगी, मैं भी जीतूंगा। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग जब हम लोग पार्लियामेंट में मिले। हाँ, हम लोगों ने तस्वीरें देखी, इसीलिए तो सवाल। उसके बाद अगले फिर दूसरी तस्वीर देखी, फिर तीसरी तस्वीर देखी। जब कई तस्वीरें आई तो फिर मन में सवाल हमारे साथ साथ जनता के मन में भी होने लगा। तो हमने कहा कि अच्छा चिराग भाई आते तो मैं उनसे पूछता हूँ सीधा सवाल कि भाई कंगना जी जो है उनकी अच्छी दोस्त हैं, अच्छी केमिस्ट्री है ना, तो इसलिए मैंने कहा मन में सवाल था तो पूछ लेते हैं। नहीं, उससे बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं जी। संसद में भी मजबूती से अपनी बातों को रख रही हैं और इस बात की उम्मीद मुझे थी। तो और बाकी चीजों में आप उनको जो है अपना प्रभु बाकी के सवाल पूछे मुझसे। राहुल जी हम पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। तो राजनीति की तरफ चलते हैं। आपका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा बिहार में, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, 100% परफॉर्मेंस है। तो लेकिन उससे के साथ दो तीन चीजें जुड़ी भी हुई हैं। जैसे ये माना जाता है कि आप इस फेवर में नहीं थे कि बीजेपी और जेडीयू वो साथ में आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को ही लेना था। मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अगर मुझे किसी गठबंधन से ऐसा ऐतराज़ है तो मेरे पास वो विकल्प मौजूद है, मेरे पास वो स्वतंत्रता है कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। 2020 में भी ऐसी परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ गठबंधन में थे। उस वक्त मेरे अपने कुछ विषय थे जिसको लेकर एक सहमति नहीं बनी थी और मैंने गठबंधन से अपने आप को अलग करना बेहतर समझा। पर आज की तारीख में मुझे लगता है एक मजबूत गठबंधन में एनडीए के तमाम घटक दल हम लोग एक साथ हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। आपका करियर तो बहुत ब्राइट दिखता है बिहार में, लेकिन जेडीयू के बारे में शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह की बातें नीतीश जी के बारे में आती हैं या वो जिस तरह की बात कर जाते हैं, उसके बाद जो ऐसा बात प्रतीत होता है कि शायद नीतीश जी जो हैं शायद जेडीयू को बहुत लंबा खींच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आप राजनीतिक भविष्य बिहार में कैसा देखते हैं? देखिए, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि एनडीए का भविष्य बिहार में बहुत मजबूत है। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में, और मैं विपरीत परिस्थिति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी कई राज्यों में परिणाम जो हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसे नहीं आए। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्योंकि बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जाति बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है।
ऐसे में विपक्ष के द्वारा जब ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, जिसका नुकसान मैं मानता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस रहे उत्तर प्रदेश में कि परिणाम हम लोग की अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, यही भ्रम बिहार में भी फैलाने का प्रयास किया गया। पर उसके बावजूद मुझे लगता है एनडीए ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में किया। बिहार की जनता का विश्वास हमारे गठबंधन पर है और मैं मानता हूं कि यही विश्वास आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। नीतीश जी के जो महिलाओं के बारे में बयान है उस पर आपका क्या? देखिए, हाल में जो उनका एक बयान आया, मुझे लगता है उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के, जिस तरीके से उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस उसको लेकर किया गया, मैं नहीं मानता कि मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच महिलाओं को लेकर किसी भी तरीके से उनको कमतर दिखाने को लेकर है। ऐसे में कई बार विपक्ष ऐसी बातों को पकड़ता है और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने का प्रयास करता है, जो आई थिंक आज की तारीख में राजनीति का हिस्सा बन गया है। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का पक्षधर कतई नहीं रहा। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर एक नेता को, अगर आपको जज करना है, एक नेता का पैरामीटर अगर उसको लेकर अगर आपको उसका मूल्यांकन करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नीति होनी चाहिए, उसकी कार्यशैली होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चिराग जी, मैंने ये देखा कि जिस समय आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, उस दौरान आपने पूरे बिहार की यात्रा की और आपके मन में ये था कि आप बिहार के सीएम बने और उसके लिए आपने मेहनत भी बहुत की। अरे हाँ, मुझे अच्छा। देखिए, ऐसा है कि मैं तो इतना समझता हूँ, राजनीति की समझ तो इतनी है ही है मुझे। नहीं, आपने मेहनत भी की, मैं ये भी कह रहा हूँ। मैंने मेहनत की, ये सही है, बट मैं सीएम बनूं ऐसी किसी महत्वाकांक्षा के साथ नहीं। अरविंद भाई, आप जानते हैं जी जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विजन है मेरा। जी जी, एक विकसित जी। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं और उस सोच को उसी धरातल पर उतार सकूं। उसी विजन की बात कही, जमीन पे उतारने की इसीलिए बात की आपने। मैं नहीं समझता कि कोई कोना बिहार का छोड़ा था, पैदल यात्राएं की थी, हैं, लगातार हम लोग उस पर नज़र थी हमारी, और हमारी इतनी बातचीत तो कम से कम होती है आपसे, जो समझ में आ जाता है कि नहीं चिराग क्या करने वाले हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, 100 में से 100 मार्क्स आप लेके आए हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है चिराग के लिए, है ना, क्योंकि अभी आपके पास उम्र है, आपकी मेहनत है और हिम्मत भी मैंने देख ली है ना, हिम्मत भी मैंने देख ली है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होने जा रहा है, मतलब जदयू भी आपके साथ रहेगा, आपने कहा कि बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, ठीक है जी, वहाँ पे एक नया समीकरण भी आ रहा है। प्रशांत किशोर जो है बाकी लोगों से बातचीत चल रही है, उनकी पवन सिंह से उनकी बातचीत चल रही है, खेसारी लाल यादव उनके संपर्क में हैं, एक नया गठजोड़ ये चल रहा है। चिराग पासवान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जदयू भी उसमें साथ साथ है, ठीक है जी। तेजस्वी का अपना अलग सोच है, आरजेडी और कांग्रेस का अपना अलग है, मांझी उनके साथ हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से लड़ेंगे चुनाव वहाँ पे? क्या कोई नया अलायंस भी आपके साथ जुड़ेगा? क्या कोई नया मतलब आपके दिमाग में कोई नई चीज़ चली, क्योंकि विधानसभा आपके लिए बहुत अहम है। नहीं, बिल्कुल विधानसभा अहम है। मैं मानता हूँ कि बिहारियों के लिए ये एक शुभ संकेत है अगर बिहारियों को और विकल्प मिलते हैं। अंतोगत्वा हम लोग जनता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, जनता हम लोग के भविष्य को निर्धारित करती है। ऐसे में हर दल, हर गठबंधन अपनी बातों को जनता के समक्ष रखता है जी। जनता का विश्वास उस पर बनता है नहीं बनता है, ये फैसला जनता के हाथ में है। मैं आज की तारीख में जिस गठबंधन में हूँ, मैं मानता हूँ कि उस गठबंधन पे जनता का विश्वास है। लोकसभा चुनाव परिणामों में भी वो देखने को मिला। और क्योंकि आपने जिक्र किया, मैं गांव-गांव घूमा हूँ, मैं कमरे में बैठकर मैं ये आकलन नहीं कर रहा जी। मैं बिहार की हर एक गली में घूमा हूँ, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति, मतलब एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हर एक गांव, हर एक व्यक्ति, बट अधिकांश गांव और व्यक्तियों से मिलने का मैंने प्रयास किया है। ऐसे में ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आज की तारीख में हम लोग का गठबंधन, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, और मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके ऊपर बिहार की जनता का विश्वास है। हैविंग सेड दैट, जितने नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो चुनावी राजनीति में उतरेंगे नहीं उतरेंगे अकेले उतरेंगे, गठबंधन के साथ उतरेंगे, बट अगर उतरते भी हैं तो वो अपनी बातों को रखेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे। दूसरे को कमतर दिखाकर मैं आगे बढ़ूं, ये मेरी सोच कभी नहीं रही। मैंने हमेशा अपनी बातों को रखा, अपने मुद्दों को रखा, अपने नैरेटिव को मैंने रखने का प्रयास किया। फाइनल डिसीजन जनता को लेना। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो सोच की आपने बात की, मुख्यमंत्री जी ने जो सोच
आपसे अलग गठबंधन में दिखाई थी वो ये थी कि जनसंख्या जो है मतलब जातीय जनगणना कीजिए और जिसका जितना नंबर है उसकी उतनी रिजर्वेशन। क्या आप इससे सहमत हैं? और क्योंकि वो चुनावों के बाद और गठबंधन बदलने के बाद गौन हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही थी और उन्होंने बिहार में इसको लागू भी किया। जातीयता पे आधारित जनगणना हमारे राज्य में हुई जी। हमारे गठबंधन का जो बड़ा घटक दल है वो इससे अलग अपनी सोच वो रखते हैं। मैं मानता हूं कि आप अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि अलग अलग विषय पे संभवतः आपकी सोच अलग है, जी जी, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आपके एजेंडाज अलग हैं, इसीलिए आप अलग दल हैं। अगर सबकी सोच, सबकी प्रायोरिटी, सबके नीति, सबके सिद्धांत, सबके विचार अगर एक ही होते तो माइट एज वेल बी वन पार्टी ना, फिर अलग अलग दल में हम लोग क्यों होते। बट जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो वो मुद्दों के आधार पर आप बनते हैं। मैंने हमेशा इस बात को कैटेगोरिकली मैंने कहा है कि ये इशू बेस्ड अलायंस है मेरा। मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे अपने एजेंडाज हैं जिसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ऐसे में जब ऐसे विषय आते हैं तो उस पर ये स्वतंत्रता हमारा गठबंधन हमें देता है कि हम लोग अलग अलग सोच रख सकते हैं। आपने जाति आधारित जनगणना का आपने जिक्र किया, मैं भी मानता हूं और मैं इसका पक्षधर हूं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए क्योंकि कई बार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो ऐसी नीतियां बनाती है जो जाति स्पेसिफिक होती है ताकि उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, उसकी वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स बनाई जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे तो उसके अनुपात पे राशि आप आवंटित नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ और कई बार न्यायालय ने भी आंकड़े मांगे हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, तो ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, बट इसको सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूँ क्योंकि जब आप इन आंकड़ों को सार्वजनिक करते हैं तो समाज में सिर्फ आप जातीयता के आधार पर बंटवारे को आप और बढ़ावा देते हैं। तो मैं उसको सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ, बट सरकार की अपनी जानकारी के लिए ये आंकड़े होने चाहिए। कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जैसे जो कि बड़े पार्टियों के लिए भी बड़े मुश्किल इशू होते हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम। अब कई राज्यों में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो, लेकिन बिहार में हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। आपको क्या लगता है स्कीम के बारे में, आपके क्या विचार? इनिशियली जब ये स्कीम आई थी इवन आई हैड माई एप्रीहेंशंस और मैंने खुल के उसको गठबंधन के भीतर मैंने रखा। मेरी उस वक्त माननीय रक्षा मंत्री जी से भी इस विषय पर मुलाकात हुई थी और जितने भी मेरे कंसर्न्स थे उनके सामने, उनके समक्ष मैंने रखे। चुनाव के दौरान या अभी तक मैं ईमानदारी से इस बात को बोलूँगा, मुझे कभी किसी की तरफ से कोई ऐसा ग्रुप नहीं या कोई ऐसे युवा नहीं जो मेरे पास इस योजना को लेकर शिकायत करने आए हों। ऐसे कोई लोग नहीं जिन्होंने इसके जो इसके तहत हैं उन्होंने शिकायत की हो या जिनकी इसमें बहाली नहीं हुई उन्होंने शिकायत की हो, जो चुने गए हैं उन्होंने शिकायत की हो या जो नहीं चुने गए उन्होंने शिकायत की गई, ऐसा मेरे समक्ष में नहीं आया। सो आई डोंट रियली हैव एनी रीजंस टू अपोज द स्कीम। बट हाँ, अगर किसी की अपनी शिकायतें हैं इसको लेकर तो गठबंधन के भीतर चर्चा की गुंजाइश है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। उनका कहना यह है कि अगर अग्निवीर से हो कि अगर कोई युवा मेरे पास आता है तो हम उनको पुलिस की भर्ती में जो है प्रायोरिटी देंगे। आपको क्या लगता है ये मतलब ये जो कदम है आप इसको अच्छा मानते हैं? आपको लगता है कि क्या इस कदम को बिहार में भी इस तरह के कदम को लागू करना चाहिए जिससे लोगों को प्रायोरिटी मिले और पॉलिटिकली उनको बेहतर आपको लाभ मिले और वहाँ पर उनको नौकरी मिले? डेफिनेटली, बिकॉज वो वेल ट्रेन्ड यंगस्टर्स हैं हमारे देश के, जिनके पास देश की सुरक्षा का एक अपना अनुभव है, उनके पास वो स्किल है, उनके पास वो काबिलियत है जी, जो यकीनन जिसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग को मिल सकता है और हम लोग को उस लाभ को लेना भी चाहिए। एक कंटेंशियस इशू और अपने मंत्रालय में, मैं आपके मंत्रालय की अगर बात करूं तो अग्निवीर को मतलब अगर मौका मिलता है तो आप उनको क्या मौका देंगे उसमें अपने मंत्रालय? मुझे मिलता है तो मैं जरूर दूंगा, बट मेरा मंत्रालय इज वेरी डिमांड ओरिएंटेड है जी ये जी। तो जहाँ जहाँ पे आती हैं और ये क्योंकि एक बहुत तकनीक से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल मंत्रालय है। जी जी। जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें वो टेक्निकल जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। बट अगर कोई ऐसा मौका होगा ज़रूर वील गिव देम प्रायोरिटीज़। एक और इशू जो है वो शायद आपका और बीजेपी का शायद मेल नहीं खाता है, वो है
मुसलमान या मुस्लिम समुदाय जो है उनके मेल प्रति वाले भी सवाल पूछ ले कई मुद्दों पर मेल भी हम लोग खाते हैं। मैं पत्रकार हूं तो थोड़ा उस साइड ज्यादा रुझान हो जाता है हाँ, जिसमें। क्योंकि हम लोग 4 दिन से रोज देख रहे हैं ना, इसलिए। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी को पे जो आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट नहीं। आप क्या उस जो इमेज है उसमें जेल करती है आपकी बात? मैं जिस पार्टी से आता हूँ, जिसको मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इसकी शुरुआत की थी, और जो कोई मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जानता है वो उनके उस समर्पण को, उस कमिटमेंट को भी जानता है जो समाज के वंचित वर्गों के लिए रहे हैं। भले वो मुसलमान हों, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोग हों, भले वो पिछड़ा वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज में किसी भी धर्म से आने वाले लोग हों, उनके लिए उनका वो समर्पण रहा है। उन्हीं की सोच, उन्हीं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा भी कतई ऐसी सोच के साथ कोई समर्थन नहीं हो सकता जो बंटवारे की राजनीति को साधने का काम करे। पर जो आरोप हमारे गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं, मुझे उसके कारण समझ में नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी योजना हमारी सरकार ने बनाई जहां पे हम लोगों ने धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। सही कहा। मुझे नहीं पता कि जब हम लोग उज्ज्वला की बात करते हैं तो उसमें कब हम लोगों ने कहा कि ये मुसलमान महिलाओं को नहीं दी जाएंगी या हिंदू महिलाओं को ही दी जाएंगी। मुझे नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड जब बनाए गए तो उसमें हम लोगों ने कब कहा कि ये मुसलमान जो मरीज़ हैं उनके लिए ये लाभदायक नहीं होंगे। मुझे ऐसी कोई योजना नहीं याद आती जहाँ पे ये भेदभाव किया गया हो। बट हाँ, ये एक ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये नैरेटिव विपक्ष को बहुत सूट करता है। नहीं, ये उनके सिर्फ लिए- नैरेटिव नहीं है। देखिए, मैं इसलिए भी कहूँगा कि देखिए मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में वो भी एक पार्टियों की जिम्मेदारी है, और ऐसे में अगर बीजेपी में वो नहीं दिखाई देता तो नेचुरली ये बात उठती है कि क्यों बीजेपी जो है मुसलमान नेताओं को या मुसलमान व्यक्तियों को अपनी राजनीति में आगे बढ़ावा नहीं देती। तो ये उसका भी कारण है कि ये आरोप लगते हैं। दूसरा, जब आप कांवड़ियों वाला जो इशू हुआ उसमें जिस तरह से ये कहा गया कि नाम लिख दिए जाए, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं, और हाँ, शायद तो ये कारण है कि ये वो विषय हैं जहां पर मैं अपनी असहमति रखता हूं और दर्ज भी कराता हूं। जब ये नेम प्लेट लगाने का जब ये विषय आया जी, तो मैं उन सहयोगियों में शामिल था जिसने इसको लेकर ऐतराज़, ना सिर्फ आपत्ति मैंने अपनी दर्ज कराई बल्कि इस बात को भी मैंने सुनिश्चित किया कि ये आपत्ति जी। शीर्ष नेतृत्व तक भी ये पहुंचे। जी। और मेरे कारण थे भाई, हम लोग क्या है ना कि कोई भी ऐसा विषय आता है तो तुरंत उसको हिंदू मुस्लिम ही हम कर देते हैं। बट ये एक ऐसा विषय है जो अगर इसको बढ़ावा दिया जाता है तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक ही नहीं रुकेगा। वहाँ पे कई ऐसे वाल्मीकि समाज के भी लोग हैं, कई ऐसे दलित समाज के भी लोग हैं जिनके साथ संभवतः आने वाले दिनों में भेदभाव शुरू हो सकता है जी, या छुआछूत शुरू हो सकता है। तो ऐसी कोई भी सोच, भाई मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ मैं। पहली बात तो जात पात धर्म मजहब में मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरी कतई ये सोच नहीं है कि देश में जात पात धर्म मजहब के आधार पर कोई भी चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हकीकत है तो बस सिर्फ एक कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। मेरी लड़ाई उस गरीब जाति के लोगों के लिए है, अब वो भले किसी भी जाति से आते हो। भाई जोरदार ताली बजाइए, बहुत बड़ी बात है ये। चिराग भाई, इसमें एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जब आपने कहा कि भाई आपकी सरकार जो है मुसलमानों को हर वो कुछ देती है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उनकी कन्याओं के विवाह की बात हो, सारी चीज़ें देती है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ अगर आपके अलायंस पार्टनर की बात करो तो उनको वोट नहीं मिलता। आप देखिए उत्तर प्रदेश आपका उदाहरण है ना, बाकी बिहार में कितना वोट मिला है आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो समझते हो कि ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरा कुछ न करे तो मन में सवाल तो पैदा होगा ही ना। नहीं, बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है और इस पर मंथन जारी है, हम लोगों ने किया भी है। जी भाई होता क्या है ना, कभी कभी फॉल्स नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और मैं इस बात को बिहार ने भी झेला है, इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ। 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव अगर किसी को याद होगा तो वो पूरी तरीके से
इसी लाइन पे लड़ा गया जिस लाइन पे इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। जी हाँ। 2015 के चुनाव में बिहार में इसी बात को लेकर भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण समाप्त कर दिया हाँ, जाएगा, एकदम सेम। संविधान की हत्या कर दी जाएगी। जी, जी, जी। अब ये उन फॉल्स नैरेटिव्स में से है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो विपक्ष को सूट करता है। डर फैलाकर, लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच को अगर वो अपनी जीत मानते हैं तो संभवतः ये उनकी सोच हो सकती है, मैं कतई इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। लोगों को डरा कर आप वोट नहीं ले सकते। पहली बात, जहां तक रही बात आरक्षण की, देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस आरक्षण को समाप्त कर सकता है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है, ये संविधान हमें ये अधिकार बहुत देता बढ़िया। है। दूसरी बात इन लोगों ने संविधान को लेकर कही। संविधान, पहली बात तो मुझे इसका ही कारण बता दे कि मेरे प्रधानमंत्री संविधान को क्यों हटाना चाहेंगे। जिस संविधान के आधार पर वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, कोई उस संविधान को क्यों हटाएगा। बट ये वो फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं। वो तो किताब लेके सो रहे थे जी, बोले किताब लेके सो रहे हैं जिससे कि कोई छीन के न ले जाए। और कई बार इस फॉल्स नैरेटिव में भारत की जनता आती है। बिहार ने भी 2015 में हम लोगों ने इसका अनुभव किया और इस बार कई राज्यों में, पर कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिहार में 2015 में हो गया था, 2020 में, 24 में किसी ने इस पे यकीन नहीं किया। बट हाँ, कुछ राज्यों में हुआ, आने वाले दिनों में उसको भी हल कर लिया जाएगा। संसद में आजकल जो विपक्ष का रवैया है उसको लेकर भी बहुत बात हो रही है कि वो हर बात पे विरोध करते हैं या वॉकआउट करते हैं, नीति आयोग में नहीं जाना चाहते। तो ये जो रवैया है विपक्ष का इस नई जो मोदी सरकार बनी है उसके प्रति, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, चर्चा होती है। अगर आप एक सकारात्मक चर्चा करेंगे तो आप किसी भी समस्या के हल तक आप पहुंच सकते हैं। पर चर्चा नहीं करके सिर्फ हंगामा करना और सदन में गतिरोध उत्पन्न करना, मैं नहीं मानता कि ये किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। आप चर्चा कीजिए ना। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त एलओपी ने अपनी बातों को रखा जी। उनके हर एक शब्द को प्रधानमंत्री जी ने सुना और उन्होंने उसी के आधार पर अपनी बातों को भी रखने का प्रयास किया। पर जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उनके तमाम सदस्य वेल में थे। जी जी। प्रधानमंत्री जी को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। एलओपी ने तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीएम की बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इतना शोर हंगामा हो रहा था तो विदाउट हेडफोन्स आप उनकी बातों को सुन नहीं सकते थे। एंड ही वाज नॉट वेयरिंग दोज हेडफोन्स फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे में जब आप सुनेंगे नहीं, आरोप जब आप लगाते हैं तो आप जवाब सुने। जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो पुनः आप अपने प्रश्न खड़े करें। पर सिर्फ हंगामा करेंगे, सदन को बाधित करेंगे, तो इस तरीके से तो कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। पर विपक्ष ये कहता है कि ये काम तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी किया। सुषमा स्वराज जी के बड़े कोट मुझे याद हैं जो ये कहती थी कि जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, उसमें सदन को बाधित करना भी उसका एक हिस्सा है। तो ऐसे में वो कोट करते हैं कि जब कोल स्कैम का मामला आया था तो बकायदा 6 दिन तक बीजेपी ने सदन को नहीं चलने दिया, जबकि जो सत्ता पक्ष था उसका ये कहना था कि आप इस पर चर्चा करें। तो ऐसे में आपको माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन इट्स नॉट अ क्राइम। आप नए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ना। आप उस आचरण को आप एज एन एग्जाम्पल सेट कीजिए जिसकी उम्मीद आप विपक्ष में रहकर हमसे करेंगे। भाई कोई हमेशा के लिए तो नहीं है ना, आज हम लोग सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में आएंगे। कोई अजर अमर होके यहाँ पे सदा सत्ता का सुख भोग के जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला। तो आप जिस आचरण की उम्मीद रखते हैं, आप जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जब ये डेप्यूटी स्पीकर का जब ये मामला आया था तो उस वक्त मैंने सदन में भी इस बात को मैंने रखा था कि ये हंगामा चल रहा था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही हंगामा हो रहा था कि पहले डेप्यूटी स्पीकर तय हो जाना चाहिए। अब आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम लोग डेप्यूटी स्पीकर का पद आपको दें, जबकि कई ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं जहां पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों सत्ता पक्ष के पास हैं और वहां पर सत्ता पक्ष कोई एनडीए का घटक दल नहीं चला रहा है, विपक्ष के दल ही चला रहा है। तो जब आप इस आचरण की उम्मीद आप हमसे रखते हैं तो आप अपने भी राज्यों में ऐसे ही एग्जाम्पल आप सेट करें। बट दिक्कत वही है कि कौन पहले करेगा मैं बहुत समय बीतता का एक पार्ट है। सर एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल चिराग जी से लेना चाहते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। नाम बताइए भाई। मेरा नाम कुंदन। हाँ कुंदन, बताइए प्लीज। और आपका एक बयान मैंने सुना था
आपने उस बयान को बताने से पहले मैं ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी तारीफ में कहा था कि आप पहले वैसे यंग सांसद हैं जो सदन में लगातार बैठते हैं, सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और आपने यह भी कहा था कि आपकी प्राथमिकता बिहार की राजनीति है। अब आप केंद्र की राजनीति में हैं, अगले साल चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, आप इस दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? देखिए, मैं इस बात को लेकर मेंटली मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं बिहारी हूँ और मेरी प्राथमिकता है बिहार। बिहार कारण रहा है कि मैं राजनीति में आया हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है और यहाँ पर मैंने बहुत करीबी रूप से मैंने इस बात का अनुभव किया कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। चिंता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया जाता है। आप दूसरे राज्यों में जाइएगा, कई बार एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच में ए बिहारी कर उसको संबोधित किया जाता है, इस शब्द को गाली बना दिया। तकलीफ मुझे इस बात की भी होती है कि जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, जब मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, इफ़ आई गो टू एनी कॉलेज एनी स्कूल, सो वो मेरे पास आते हैं और आकर मुझे बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार से हैं। पर कान में क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि हम बिहार से हैं। तो जब आपकी पहचान आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए मेरी प्राथमिकता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बिहारी अपने बिहारी होने पर गर्व करे। मैंने खुद अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाला युवा बिहारी लिखा है। हाँ, युवा बहुत समय तक नहीं लिखा रहेगा, युवा बिहारी एक लाइन और जरूर रहेगा। युवा बिहारी सब पे भारी, मैं एक और लाइन दे रहा हूँ। तो हाँ, मेरी प्रायोरिटी बिहारी है। चिराग जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। मैं विवेक शांडिल, एंकर इंडिया डेली। गजब दमदार आवाज है भाई। धन्यवाद सर। मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूं कि आपके पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद आपके हाथ से ऑलमोस्ट सब कुछ बिखर चुका था, परिवार भी, पार्टी भी, और सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ था। आपने कैसे उस समय अपने आप को कंट्रोल किया और वहां से आप कोप अप करके आगे बढ़े? धन्यवाद। सो भाई, जैसे जनरली मुझे बुलाया जाता है एज अ नेपो किड। नेपोटिज्म का एक ऐसा टैग है जो बहुत आसानी से हम लोग के साथ जोड़ दिया जाता है, पर इस टैग को किस तरीके से मुझसे छीना गया, इस पर यह चर्चा कभी नहीं हुई। होती है। मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी, जो मैं जानता हूं कि उन्होंने लिटरली अपने खून पसीने से उस पार्टी को बनाया था सन 2000 में, वन फाइन इवनिंग वो पार्टी मुझसे छीन ली जाती है। मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। जिस घर में मेरे पिता के साथ की तमाम यादें हैं, 34 साल मैं उस घर में रहा हूं, उन 34 साल की यादों को महज 3 घंटे में मुझसे छीन लिया जाता है और मुझे एक ऐसी परिस्थिति पे लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां मेरे पास अब उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ 2 ही विकल्प मौजूद थे भाई। या तो मैं क्राई बेबी रहता और रोता रहता और अपनी किस्मत को कोसता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं एक फाइटर बनता और अपने हक अधिकारों के लिए मैं लड़ता। मैंने दूसरा विकल्प चुना, फाइटर बना, लड़ा, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए मैंने हर संभव मैंने प्रयास किए। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि एक नई पार्टी बनाते कैसे, मुझे कोई आइडिया नहीं था नई पार्टी बनाने का प्रोसेस क्या होता है। वो दौर भी हमने बड़े नजदीक से देखा है चिराग, इसलिए मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल, उस तकलीफ को भी मैंने उस दौरान महसूस किया था। लेकिन उस तकलीफ से जो ताकत मिली ना, उसने आपको स्टार बना दिया। बट मैं इस बात को भी मानता हूं कि आपकी हार तब होती है जब आप यहां से हारते हैं। बहुत बढ़िया। जब तक आप यहां से नहीं हारते ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। और चिराग जी, मेरा एक सवाल होगा चिराग जी से। चिराग जी, क्योंकि यहाँ पर आपने बिहार और बिहारी का जिक्र किया, आपका एक बयान सामने आया था और खुद आपने ये कहा था कि जो राजस्थान का जिक्र करते हुए आपने कहा था, कोटा को कोट करके, कि जो व्यवस्था वहां पर है, वहां पढ़ने वाले छात्र बिहार के, पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के हैं, वही व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? क्या इसे लेकर आपके मन में कोई योजना भी है? क्या आप चाहते हैं, कैसे ये बिहार में संभव हो पाएगा? बिल्कुल, और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से आप मुझसे बिहार से जुड़ी कोई भी समस्या पूछ लें, भले वो पलायन की हो, वो शिक्षा की हो, वो स्वास्थ्य की हो, वो रोजगार की हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, रेवेन्यू जनरेशन को लेकर हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, सुखाड़ को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो,
आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई हैव अ सोल्यूशन टू दैट, क्योंकि मैंने जिया है इन सारी तकलीफ़ों को। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने वो विकसित बिहार का रोड मैप मैंने तैयार किया, तभी मैंने इस बात को मैंने कहा। बिकॉज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मैं कोटा गया और कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए सिर्फ उस इच्छा शक्ति की हम लोग को ज़रूरत है, उस एजुकेशनल हब को क्रिएट करने की हमको ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर रुक पाएँ। जब तक हम लोग ये माइग्रेशन को नहीं रोकेंगे, ब्रेन ड्रेन को नहीं रोकेंगे, रिटेन नहीं करेंगे अपने यंग टैलेंट को, होता क्या है भाई, लोग कोई भी एक समर्थ परिवार है, वो जैसे ही थोड़ा सा भी सक्षम होता है अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। जी। उसके बाद वो बच्चा बच्ची उसी राज्य में अपनी शिक्षा पूरी करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, वहीं पे शादी करेगा, वहीं पे बच्चे पैदा करेगा, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाएगा और अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाएगा। तो इस परिस्थिति को हम लोग को बदलना हो तभी होगा जब हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सबको बुलाना चाहते हैं बिहार वापस? मैं बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ। मैं उस दिन की मैं कल्पना करता हूँ जब बिहारी ही नहीं, बाहर के भी लोग बिहार आए, निवेश करने के लिए आए, रोजगार करने के लिए आए। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा। देखिए, आप युवा नेता हैं, तो आप ही के जरिए जो है बहुत चेंजेस होंगे देश में। क्या कारण है कि आज भी देश में, और आपके लिए भी है, कि क्या कारण है आज भी देश में चुनाव जो हैं वो बेसिक चीज़ों पे नहीं होते, जैसे आपके हेल्थ सर्विसेज पे नहीं होते, शिक्षा की स्थिति पे नहीं होते, लेकिन जाति पे होते? आप क्या इसमें कोई चेंज करना चाहेंगे? इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले लोगों की मानसिकता, और वो मानसिकता शिक्षा से ही बदली जा सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे बिहार में अगर आप जाइएगा तो आपको राजपूत मिल जाएगा, भूमिहार मिल जाएगा, ब्राह्मण मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, मुसलमान मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलेगा। सही बात। पर यही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो सब बिहारी हो जाते हैं। मैंने एक बीटो करके, सही बात, बीटो करके मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जहां पे मैं बिहारी डायस्पोरा के इंटरनेशनली जो बिहारी रह रहे हैं उनको मैं कनेक्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक कार्यक्रम, एक अभियान शुरू किया। सबको मैं एक मंच पे लाने की मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं बीटो के माध्यम से जब बिहारी डायस्पोरा के लोगों से अलग अलग देशों में जाके मैं मिलता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपको तो बड़ा लाभ मिला होगा क्योंकि आप फलाना जाति से आते हैं, आपको तो इसका लाभ मिला होगा क्योंकि आप इस जाति से आते हैं। बोलते अरे नहीं भैया, यहाँ पे कौन पूछता है, यहाँ पे तो हम सब एक ही हैं, हम सब लोग बिहारी हैं, बिहारी कम्युनिटी बनाई। तो वहां पर आप बिहारी हो जाते हैं, पर अपने राज्य में आप बिहारी नहीं जाति वाले रहते हैं। इन चीजों को बदलने की जरूरत है। वो तभी बदलेगी जब हम इसकी बात करेंगे, जब शिक्षा आएगी। बहुत बढ़िया। चिराग भाई, इस आखिरी एक सवाल में पूछा, इस बार माता जी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिक्स में, मैंने देखा, और सुने कि टिकट बंटवारे में भी बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट था। नहीं, बिल्कुल उनका था, और उनका अभी क्या है, थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से आया, बट शी इज ऑलवेज बीन द ब्रेन बिहाइंड माय फादर्स पॉलिटिक्स ऑल्सो। और मैं उनको बहुत ओ करता हूँ। मैं एक सेकंड लूंगा इसको बताने के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इन पूरी परिस्थिति में खोया तो उन्होंने खोया। शी हैज़ ऑलवेज सीन द हाइस्ट ऑफ द हाई विद माई फादर, बट शी इज़ ऑल्सो सीन द लोएस्ट ऑफ द लोज विद मी। मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ देती थी कि मेरी मदर को मैंने हमेशा खिलते मुस्कुराते देखा है, आज मेरी वजह से वो तकलीफ में है। वो दिन मुझे याद है, 13 जून 2021 की वो रात, जब पार्टी परिवार सब टूटा था और वो अपने रूम में थी, भावुक थी। मैं उनके रूम में गया, मैंने उनको गले लगाया और मैंने उनसे ये वादा किया कि मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर वो चीज़ जो आपने खोई है, एक एक चीज़ आपको वापस करके दूंगा। क्या बात है। कट टू उसके बाद जिस दिन मैंने शपथ ली जी, उस दिन उस रात वो मेरे कमरे में आई, उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने मुझे कहा कि आज तूने मुझे सब लौटा दिया। क्या बात है। तो ऐसे में उनकी बहुत बड़ी मैं उनका भी, मैं दरअसल चाह रहा था ना कि आप और उनका दोनों इंटरव्यू करूं, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार एक्सट्रीमली कैमरा शायद बहुत कम नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि इस बार टिकट बंटवारे में उनका जो है बहुत रोल था। आखिरी सवाल हम लोग चलते चलते, कंगना के साथ कोई फिल्म मिलेगी तो करेंगे क्या? कंगना के साथ कोई फिल्म? अरे प्रभु, प्रधानमंत्री जी की बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी सवाल मेरा है चिराग जी। हाँ, सावन के मौके पर कावड़ियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कोट कि कावड़िए अपने मार्ग में नेम प्लेट लगाएं। इस बीच हो गया, बता दिया भाई। इस परिदृश्य सवाल पूछ लिया गया। सवाल मेरा सर ये है, इस परिदृश्य में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बयान को सही करने में लगी हुई है, वो अपने बयान को की वजह बताने में लगी हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को, उस बीच आप ये बयान देते हैं कि मैं उस बयान से सहमत नहीं हूं,
हो गया क्या ये उन्होंने बता कोई दिया कि भाई ये हमारी अपनी अलग पार्टी है, हमारा अपना अलग विचार है, इस पे इन्होंने मैंने बता जवाब दिया। दिया। हाँ हाँ मैडम एकदम आप बताइए क्या। हाँ जी बताइए। Sir, as you just said, you don't believe in division और of- नजदीक से आवाज नहीं आ रही है। सर आपने अभी बोला कि आप डिवीजन नहीं मानते हैं, जाति धर्म मजहब ये डिवीजन आप नहीं मानते हैं, पर आप आरक्षण में बिलीव करते हैं। तो सर जब ये चीज़ें पार्टी नहीं मानती है, लीडर्स नहीं मानते हैं, तो आरक्षण ही जाति धर्म पे क्यों होता है? जब गरीबी अमीरी का सवाल आता है तो आरक्षण गरीबी अमीरी पे क्यों नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल सही आपको, और बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। होता क्या है ना कि आज की भी तारीख में जब तक शिक्षा नहीं आएगी ये जाति व्यवस्था जाएगी नहीं, और जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी भेदभाव होगा। आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। जी। आज भी ये उदाहरण मिलते हैं कि एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। बड़े बड़े नाम ऐसे उदाहरणों का हिस्सा हैं जो मंदिर में गए और उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया गया। जब तक इस सोच को नहीं ख़त्म किया जाएगा तब तक उस हैंड होल्डिंग की ज़रूरत समाज के उस वर्ग को है जो मुख्य धारा के साथ जुड़कर बराबरी की उस श्रेणी में नहीं आ जाता, जहाँ पे रत्ती भर भी ये भेदभाव का अंश ना रहे। उसके लिए बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा यही तो कि प्रयास शिक्षा कर रहे ज़रूरी हैं। है। जी बहुत बढ़िया। Introduce हुआ है, जब थैंक से यू यही मैडम, प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जोरदार तालियां चिराग Thank you, पासवान के लिए। thank you very much। और हम चाहेंगे कि देखिए युवा ने